बैटिंग ऐप्स को रोकने वाले ही बैटिंग ऐप के जरिए पैसे मंगवा रहे हैं। हर इंटरव्यू में बात चलती थी कि वतन अजीज के बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए मैं ये कर रहा हूँ। वतन अजीज के बच्चों को ये जुआ सिखाएंगे तो ये कराएंगे। वतन अजीज के लिए नहीं था वो, मैंने कहा वो अपने अजीज़ों के लिए था। और इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि ये अदारा जो है चंद माह में ही एक मुतनाज़ा हो गया। 1 माह से अंडर ऑब्जर्वेशन भी थे, हसास अदारे की तहवील में भी थे। करोड़ों रुपए की रिकवरी इनसे की जा चुकी है। वो FIR पढ़ें, अरूप जतोई की मदयत में दर्ज हुई है। 9 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम निकाली गई कि ये जो अफसरान थे ये ना सिर्फ ख़ुद पैसे बटोरते थे बल्कि ऊपर तक हिस्सा पहुँचाते थे। NCCI अपने क़याम के बाद ही करप्शन के जाल में फंस चुका हुआ था। सरफराज चौधरी ने भी जो शोहरत हासिल की वो डकी भाई वाले केस से की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद माह पहले जो है हमने देखा कि पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर हैं सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, जिनको NCCIA की जानिब से गिरफ़्तार किया जाता है, जिस्मानी रिमांड होता है और उसके बाद जो है उनको गिरफ़्तार करते हैं या जो एलिगेशन में तफ्तीश कर रहे होते हैं सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की, बाद में उन्हीं के ऊपर जो है वो तकरीबन करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लग जाता है और बाद में आज उनको अदालत में पेश भी किया जाता है। डिप्टी डायरेक्टर हैं NCCIA सरफराज चौधरी साहब, और उनको गिरफ़्तार भी किया जाता है। उन समेत तकरीबन 9 अफराद हैं, 9 ऑफिसर्स हैं जो कि NCCIA में मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश कर रहे थे। ये सारा मामला है क्या, हक़ाइक़ क्या हैं, अमाउंट कितनी है, ये हम जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं खुर्रम पाशा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, इस साल के आगाज़ में NCCIA मर्ज़ वजूद में आते हैं और NCCIA का मकसद ये है करप्शन से पाक, सोशल मीडिया को आज़ाद और महज़्ज़ब तरीके से चलाना, जो गेमिंग हो रही है, जो बैटिंग हो रही है, उसका ख़ात्मा करना। लेकिन बैटिंग के ज़रिए पैसे आ रहे हैं, ये क्या कहेंगे आप? अच्छा, सबसे पहले इसमें जो अहम बात है कि जब NCCI अदारे का वजूद अमल में लाया गया तो बुनियादी मकसद ही ये था कि आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया था जी। और इसे फिर FIA से अलहदा करके एक अलहदा सारा ये डिपार्टमेंट बना दिया गया था। और इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि ये अदारा जो है चंद माह में ही एक मुतनाज़ा हो गया। वो इस हवाले से हो गया कि अब ये जो सादुर रहमान उर्फ डक्की का एक मामला सामने आया है और उसमें जो करप्शन के मामला सामने आए हैं, आज तो चूँकि उन तमाम मुल्ज़मान को जो करप्ट अफसरान हैं उन्हें अदालत में पेश किया गया, लेकिन ये गुज़श्ता 1 माह से अंडर ऑब्जर्वेशन भी थे और एक हसास अदारे की तहवील में भी थे। ये 9 ऑफिसर्स जी, और इनसे रिकवरी भी की गई। कितनी? ठीक है, अब एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए की रिकवरी इनसे की जा चुकी है। और एक मैं आपको बात बताऊं, जब भी FIA या NCCI, इवन एंटी करप्शन का अदारा है या NAB का अदारा है, ये लोग जब कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो उससे पहले उसकी पूरी इंक्वायरी की जाती है। ठीक है, आप अगर वो FIR पढ़ें जो सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की अहलिया की अरूप जतोई की मदयत में दर्ज हुई है, उसमें वो तमाम तफसीलात आ गई हैं कि कितने पैसे इन्होंने लिए। चेक्स भी बता दिए जिस जिसकी रेफरेंस से लिए गए, जहाँ जहाँ लिए गए। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक हैरानकुन चीज़ है, बैटिंग ऐप्स को रोकने वाले ही बैटिंग ऐप के ज़रिए पैसे मंगवा रहे हैं। अच्छा, अब उसमें उसी FIR में आप एक चीज़ बड़ी वाज़िया लिखी गई है कि ये जो अफसरान थे ये ना सिर्फ ख़ुद पैसे बटोरते थे बल्कि ऊपर तक हिस्सा पहुँचाते थे। ऊपर तक जो इस्लामाबाद के जो इनके अफसरान थे, जिसमें एक उस्मान का नाम है जो डिप्टी डायरेक्टर है वो भी, और दीगर अफसरान, इन तमाम तक हिस्सा पहुंचता था। और डक्की भाई के हवाले से चूँकि केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था और एक उम्मीद पैदा हो गई थी, क्योंकि जो कुछ सोशल मीडिया पर इस हवाले से चल रहा है, जुए की ऐप्स की प्रमोशन के हवाले से, और उसके बाद जो कुछ टिकटॉक की आड़ में किया जा रहा है, टिकटॉक लाइव की आड़ पे किया जा रहा है, तो एक होप पैदा हुई थी कि NCCI एक्टिव हो गई है, अब इन चीज़ों की रोकथाम करेगी। अब अंदर खाने क्या चल रहा था ये तो किसी को नहीं था पता चल गया। डक्की भाई को लूटा जा रहा था,
डकी भाई ने जुए की एप्लीकेशन की प्रमोशन से जो पैसा कमाया, वो लोग ये उस पर हिस्सा ले रहे थे। ये कह रहे थे कि प्रमोशन की है, कम से कम हमारा हिस्सा तो दे दो। वो दावे कहाँ गए कि जो सरफराज चौधरी अपने इंटरव्यूज़ में कहते थे कि मैं वतन अज़ीज़ की, इस पे बड़ा ज़ोर देते थे वो, कि मैं वतन अज़ीज़ के बच्चों को और नौजवान नस्ल को बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करूंगा जो मेरे वतन अज़ीज़ में, हमारे माशरे में बुराइयों को जन्म दे रहे हैं। ये उनके बयानात मौजूद हैं। तो ये एक दोहरा म्यार। वो सही किया ना। कैमरे के सामने क्या थे? नहीं सर, उन्होंने कहा है कि मुहिब्बे वतन है, मैं मुहिब्बे वतन हूँ और मैं अपने पाकिस्तानियों को जुए की लत से महफूज रखूंगा क्योंकि वो सारे पैसे तो मैं ले लूँगा। और ऐसा ही हुआ है। अब वो देखें ना, करोड़ों रुपया वो लोग ले गए हैं, जो अकॉर्डिंग द एफ आई, हम FIR के मुताबिक बात करते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक अगर जो डॉलर्स की शक्ल में जो बिनांस अकाउंट से निकाले गए, अब वो बिनांस गैर कानूनी है, पाकिस्तान में लीगल नहीं है। बाइनेंस ऐप के खिलाफ ये FIA तो बड़ा मुतहरिक है। बाइनेंस ऐप में जो भी डॉलर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं उनके ऊपर FIA केस करता है और उससे तकरीबन 9 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम निकाली गई बाइनेंस के ज़रिए। हाँ जी, और 90 लाख रुपया जो कैश और चेक की सूरत में लिया गया। फिर आप ये देखें, इसमें एक शोरूम का भी जिक्र आया, कार जोन का, कि वहाँ पे पेमेंट पहुँचाई जाती थी, फिर उनके वकील के ज़रिए डील की जाती थी। ये तमाम चीज़ें FIR में वाज़िया कर दी गई हैं। और उसमें ना सिर्फ इस केस के हवाले से, बल्कि उस FIR में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर लिखी है कि ये लोग ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले, कॉल सेंटर्स चलाने वालों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करते थे, उनसे भी पैसे बटोरते थे और माहाना की बुनियादों पर पैसे ले रहे थे। यानी कि ये जो कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये झूठी हैं। अब इस FIR के बाद तो वो तमाम कार्रवाइयाँ मशकूक नज़र आती हैं। तो ये के बाद, और जो इन लोगों ने ड्यूरिंग तहवील एक अदारे को जो मालूमात दी होंगी, अभी बहुत सारी तफसीलात सामने आएंगी। ये अभी इब्तदाई चीज़ सामने आई है, ठीक है। इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी हुई है, इनसे रिकवरी भी की जा चुकी हुई हैं, और अब आपको आने वाले दिन में वो रिकवरियाँ भी नज़र आएंगी जो इनसे की गई हैं। और उसके बाद मज़ीद इंकशाफात होंगे कि ये किन किन लोगों से किस किस मद में पैसे ले रहे थे। इट्स मीन कि NCCI अपने क़याम के बाद ही करप्शन के जाल में फंस चुका हुआ था, ठीक है। अब आप NCCI का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, अदारा है, अदारा तो ख़त्म नहीं होगा। ये जो अब करप्ट अफसरान हैं, अगर तो इनको मेरिट पर रख कर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और मुस्तकबिल में ये दोबारा बहाल होकर ना आए, तो NCCI की साख बरकरार रहेगी। और अगर ये अफसरान कल कलां ज़मानतों के बाद दोबारा बहाल होते हैं और दोबारा इनको पोस्टिंगें मिल जाती हैं, जो हमारे मुल्क में एक कल्चर चलता है कि आप महकमा पुलिस को देख लें, आप महकमा एंटी करप्शन को देख लें, अब आप NCCI को देख लें, कि जब भी कोई करप्ट अफसर काबू आता है उसके ख़िलाफ़ की कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो दोबारा बहाल होता है और वो दोबारा अपनी मनपसंद पोस्टिंग भी हासिल करता है। वो कैसे? आप अक्सर पुलिस अफसरान को भी देखें जो नैब की तहवील में रहे, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे, लेकिन आज भी वो अच्छी पोस्टिंग्स पे बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारे मुल्क का एक जो माफिया है ना, करप्ट माफिया, आप इससे जंग नहीं जीत सकते। अब ये देखें, वही हाल है। आप एंटी करप्शन में चले जाएं, एंटी करप्शन में लोग क्यों जाते हैं? करप्शन के ख़िलाफ़ जाते हैं। वहाँ पे जो हालात हैं वो आपको पता है। पुलिस के पास आप जाते हैं इंसाफ के हसूल के लिए। पुलिस के महकमे में क्या करप्शन नहीं है? आपके पैसे दिए बगैर काम नहीं होते। लोग चीखो पुकार करते हैं, चीखते हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता। अब NCCI वाला मामला हो गया कि वहाँ पर अगर आप कभी NCCI के ऑफिस में जाएँ तो हज़ार हा दरख्वास्तें हैं जो अल्तवा का शिकार हैं, ठीक है। अब चूँकि दौरे जदीद के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया है। हैकर्स जो हैं बैंकों से जो पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो मकसद है कि लोग लूटे पुटे लोग वहाँ पे भी जाते हैं, लूटे पुटे लोग जाते हैं ना, जिनके साथ नुकसान हो जाता है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी रिकवरियाँ नहीं हो रही। कर तो रहे हैं ये रिकवरियाँ। टारगेट जब बनाया, इन यूट्यूबर्स को बनाया, इन जुए की एप्लीकेशंस को प्रमोट करने वालों को बनाया। अब ये उम्मीद पैदा हुई थी कि जब NCCI को ये इख्तियारात मिले कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, तो टिकटॉक लाइव के ज़रिए या दीगर एप्लीकेशंस के ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, ये उसको भी पकड़ सकते थे और पकड़ना चाह भी रहे थे। लेकिन ये पहले ही इनकी सारी असल शक्लें सामने आ गई कि ये वतन अज़ीज़ के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये अपने अजीज़ों के लिए और अपने लिए काम कर रहे थे। इसमें वो जो एक मैं समझता हूँ ड्रामा जो चल रहा था ना,
کہ وطن عزیز، مجھے تو وہ لفظ بار بار میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ ہر انٹرویو میں بات چلتی تھی کہ وطن عزیز کے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. کر رہے ہیں وہ وطن عزیز کے لیے نہیں تھا، وہ میں نے کہا وہ اپنے عزیزوں کے لیے تھا، وہ اپنے لیے کر رہے تھے، اور وہ چیزیں اب ساری ایکسپوز ہو گئی. وطن غلطی سے لگ گیا ہو وہ اپنے. وہ میں نے پھر کہا نا کہ ایک دوہرا معیار کہ آپ کیمرے کے سامنے کیا ہے اور بیہائنڈ دا کیمرہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے. ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ کہا جا رہا ہے سرفراز چودھری صاحب سے کہ سر کتنی اماؤنٹ اس وقت جو ہے وہ آپ لاک کر چکے ہیں، کتنے اکاؤنٹس ہیں، کتنی برآمدگی ہوئی ہے سعد الرحمان سے اور یہ ساری چیزیں. اور میرے انٹرویو کے دوران بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹال مٹول کیوں کیا گیا. ان کا جواب یہ تھا میں نہیں بتاؤں گا. یہی الفاظ تھے انٹرویو کے اندر چلا ہے، میں نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. یہی بات تھی. اس سے کی جانے والی ریکوری کو بھی چھپایا جاتا تھا. اس سے بس یہ بتایا جاتا تھا کہ جی جوئے کی اپلیکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ وہ اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ دیگر ٹک ٹاکرز کو بھی نوٹس جانے شروع ہو گئے، جن کو پتہ ہے کہ جن سے مال آنا ہے. اور اس کے بعد رجب بٹ کے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایکشن ہوا تھا. اب ان سب کے پاس پیسہ تو بے انتہا آ چکا ہوا ہے. NCCI سے پہلے سائبر کرائم سیل تھا، اس کے ہیڈ بھی سرفراز چودھری تھے لاہور میں اس دور میں. کبھی بھی سرفراز چودھری اتنا میڈیا کے سامنے نہیں تھے آئے، کبھی اتنا ڈسکس بھی نہیں تھے ہوتے. سرفراز چودھری نے بھی جو شہرت حاصل کی وہ ڈکی بھائی والے کیس سے کی. اس میں وہ باقاعدہ میڈیا پہ بھی آئے، ان کے پوڈ کاسٹ بھی ہوئے، ان کے انٹرویوز بھی ہوئے، اور ان کی باتوں کو بڑا اچھے سے سب نے سنا، پسند کیا. اور جو وہ اپنے عزائم بتا رہے تھے، جس طرح وہ ٹارگٹ کر رہے تھے ان لوگوں کو. اور سب سے بڑی بات جو ٹک ٹاک پہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس چیز کو بھی سنپ کریں گے. تو یہ ایک حوصلہ افزا بات تھی. لیکن کیا پتہ تھا کہ وہ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، اور نکلا کیا. تو اس میں اب جو ہونا تھا وہ تو گیا ہو. NCCI کے اب جو دیگر افسران ہیں انہیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. یہاں پہ ایماندار آفیسرز کی تعیناتی بہت ضروری ہے، ان کا امیج بہتر ہو. اس کے بعد خدارہ اس بات پہ بھی توجہ دی جائے کہ ہزار اپلیکیشنز وہاں پہ زیر التوا پڑی ہوئی ہیں. لوگ جو لوٹے ہوئے ہیں، جو لوٹے پوٹے ہوئے ہیں، آپ بلیو کریں وہ چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں. ان زیر التوا اپلیکیشنز پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان کا کچھ نہ کچھ حل نکلنا چاہیے. لاسٹ پہ خرم پاشا صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ جو باقی جنہوں نے پروموشنز کی، جو بیٹنگ ایپس میں انویسٹ کرتے تھے یا بیٹنگ ایپس کو استعمال کرتے تھے، اب وہ کیا بچ گئے، وہ آزاد ہو گئے؟ کیونکہ اب تو جب بھی وہ کارروائی کریں گے وہ کہیں گے کہ یار یہ تو کرپٹ آفیسر ہے یا یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے. اب ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اب آنے والے وقت میں ایسے یہ بھی مافیا ہے جو جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کرتا ہے، یہ بھی مافیا بن گیا ہوا ہے تگڑا. ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے اب کوئی نیا افسر ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا. وہ کیوں؟ صرف بدنامی کے ڈر سے، بدنامی کے ڈر سے. اور اگر کوئی افسر ان کو ہاتھ ڈالتا ہے، ان میں سے کسی کو اریسٹ کرتا ہے یا انکوائری کرتا ہے، اسے پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. کیونکہ اب پھر بات وہی ہے، اعتماد کا فقدان ہو گیا ہے. اب اعتماد کو جب سے NCCI بنا تھا کبھی کسی نے بات نہیں کی تھی ان کے حوالے سے، کبھی کوئی ایسی بات سامنے میں نہیں بھی آئی، کیونکہ بڑی وائٹ کالر کرپشن چل رہی تھی. یہ وائٹ کالر کرپشن ہی ہے نا کہ ایک مرغا پکڑا ہے، انہوں نے بھی اصل میں اس کے انڈے نہیں کھائے. اچھا مرغا، یہ مرغا تھا نا، ڈکی بھائی مرغا تھا، وہ ملزم نہیں تھا، مرغا تھا. مرغا تھا نا، ان کی کمائی کا ذریعہ بنا. انہوں نے اس کے انڈے نہیں کھائے، اس کو ذبح کیا. اگر شاید انڈے کھاتے تو اتنا رولا نہ پڑتا. وہ اسے ذبح پورا کر دیا. اور اس کے بعد وہ جناب ابھی آپ آنے والے وقت میں دیکھیے گا کیا کیا انکشافات سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ اچھی خاصی تفتیش بھگت کے آئے ہیں سارے. FIA کے پاس آنے سے پہلے انہوں نے بہت کچھ تفتیش بھگتی ہے. اور آفیسرز ہاں جی، کیونکہ ایک حساس ادارے کے پاس تھے اور بہت سارا کچھ ان سے نکل آیا ہوا ہے جو آنے والے وقت میں سامنے آئے گا. بہت شکریہ جی. خرم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. NCCI ادارے کے اندر اب جو ہے جو لوگوں کے درمیان اور NCCI کے درمیان اب جو خلل پیدا ہوا ہے وہ ہوا ہے اعتماد کا. اعتماد کا فقدان ہے. اب اس اعتماد کے فقدان کو ختم کرنا ہے.
جیسے ہی یہ اعتماد کا فقدان ختم ہوگا پھر واپس NCCIA کی بحالی ہوگی اور پھر وہی جو بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور یقینی بات ہے جو ہانیسٹ آفیسرز ہیں وہ آئیں گے اور پھر دوبارہ ان لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کریں گے اور پھر کہتے ہیں نا جی انصاف کا جو پیرامیٹر ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی کریں گے۔ کمنٹ سیکشن آپ سب کی رائے کے لیے خالی ہے، اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔